नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। इस साल नहीं होंगे पंचायत चुनाव, नहीं बढ़ेगा पंचायतों का कार्यकाल। सीएम धामी ने 20 अक्टूबर तक मांगी थी रिपोर्ट। पंचायत निदेशालय ने शासन को भेजी है रिपोर्ट। हरिद्वार को छोड़ सभी जिलों में किया पंचायत का परिसीमन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। इस साल नहीं होंगे पंचायत चुनाव और नहीं बढ़ाया जाएगा पंचायतों का कार्यकाल। सीएम धामी ने 20 अक्टूबर तक मांगी थी रिपोर्ट। पंचायत निदेशालय ने शासन को भेजी रिपोर्ट। हरिद्वार को छोड़ सभी जिलों में किया पंचायतों का परिसीमन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायतों का परिसीमन इस बार नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायतों के परिसीमन को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर ये कहा गया है कि हरिद्वार को छोड़ सभी जिलों में किया जाएगा पंचायत का परिसीमन। और पंचायत निदेशालय ने शासन को रिपोर्ट भी भेज दी है। सीएम धामी ने 20 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट मांगी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं राज्य सरकार की पंचायत चुनाव को लेकर? जी सर, बिल्कुल पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था, लगातार भाजपा संगठन के द्वारा ये भी मांग की जा रही थी कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ हो जाए, लेकिन अभी ये ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पंचायत चुनाव इस साल नहीं होंगे और यानी कि अगले साल फरवरी मार्च तक पंचायत चुनाव वो हो सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में कई पंचायतों में परिसीमन भी होना है, कुछ सीटें घट बढ़ भी सकती हैं और इसी के साथ साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा जो निदेशालय से रिपोर्ट भी मांगी गई थी, वो रिपोर्ट भी दी गई है, उसका अध्ययन भी होगा, उसके बाद कैबिनेट बैठक भी होगी और उसके बाद इन तमाम चीजों पर जो है फैसला होगा कि आगे पंचायत चुनाव कब होने हैं, परिसीमन को लेकर क्या कुछ है। और क्योंकि कार्यकाल भी जो है वो नहीं बढ़ेगा, तो अब ऐसे में सीजे एक्ट में कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी कोई तरीके का अध्यादेश उसमें नहीं है। तो यानी कि आगे सरकार इसको लेकर के अध्यादेश लाती है, जो अभी प्रतिनिधि है उन्हें ही प्रशासक के रूप में आगे 6 माह का उनका समय अवधि बढ़ाई जाती है, या फिर आगे क्या कुछ इसको लेकर किया जाता है, क्योंकि जो संगठन है पंचायतों के उन्हें ये भी मांग कर रहे हैं कि हरिद्वार के साथ साथ ही अन्य पंचायतों के चुनाव भी कराए जाने चाहिए और ऐसे में जो अन्य पंचायतें हैं वहां पर उनका कार्यकाल 2 साल का बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि 2027 में एक प्रदेश में एक राज्य एक पंचायत चुनाव जो है वो हो सके। तो ऐसे में इसको लेकर सरकार आगे क्या कुछ करती है, आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इसको लेकर अभी आने वाले समय में स्पष्ट होगा। और ऐसे में जो रिपोर्ट सौंपी गई है, रिपोर्ट का अध्ययन भी होगा, उसके बाद कैबिनेट में तमाम इसको लेकर फैसला आएगा कि आगे पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की क्या दिशा है और सरकार आगे किस तरीके से पंचायत चुनाव को कराना चाहती है और कब तक जो पंचायत चुनाव को प्रदेश में होंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पुलिस स्मृति कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत भी किया गया है और इस दौरान पुलिस स्मृति कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। इस स्मृति दिवस का विशेष रूप से प्रायोजन भी यही है कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका स्मरण करें। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्य के पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों पर होता है और अपने इसी उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हुए कई पुलिस कर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती है। और अभी पुलिस महानिदेशक जी ने बहुत विस्तार में बताया कि पूरे देश के अंदर 216 अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों की पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उत्तराखंड पुलिस के भी उसमें 4 वीर सपूत थे। ये सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद हैं। उनका बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऐसे वीर जवानों की वीरता का स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का जीवन प्रतीक है।
राष्ट्रीय पुलिस स्मारक आने वाली पीढ़ियों को न केवल हमारे जवानों की वीरता और साहस की गाथाओं से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। पुलिस स्मृति दिवस का दिन न केवल हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है, बल्कि आज का दिन हमें यह भी स्मरण कराता है कि हमारा पुलिस बल अपनी कर्तव्य निष्ठा, साहस और अद्वितीय समर्पण के साथ प्रतिदिन अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो या देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद हो या प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर कानून व्यवस्था से जुटी जटिल परिस्थितियां हों। हर परिस्थिति में हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता, विवेक का अभूतपूर्व परिचय दिया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल कुआं बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वही कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से आज लाल कुआं से बांद्रा तक ट्रेन चलने का सपना और लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया गया है। इस अवसर पर सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा है कि इस ट्रेन के संचालन से मुंबई से कुमाऊं क्षेत्र, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले लोगों को बहुत सुविधा भी मिलेगी। लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन के आज फ्लैग ऑफ के इस अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, लाल कुआं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी, पूर्व विधायक दुमका जी, मंडल अध्यक्ष श्री बेलवाल जी, श्री रेखा जी, यहाँ दीप जी और हमारे सभी आए हुए सभी गणमान्य, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी को आज इस अवसर पर जब हमारे नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से आज लाल कुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। जहां तराई के लोगों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ये सेवा कैंची धाम, जागेश्वर, हमारे जो आज बहुत ही धार्मिक स्थान हैं, उन स्थानों के लिए भी दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उन सभी को यातायात का एक बेहतर विकल्प उन सबको देने वाली है, विकल्प मिलने वाला है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की रेल स्वर्णिम युग की ओर हम बढ़ रहे हैं और 2014 के बाद से भारतीय रेल के एक नए रूप में हमारे सम्मुख है। और पिछले साल जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे अमृत हमारे भारत रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण और नवनिर्माण का देश के अंदर एक साथ लोकार्पण शिलान्यास किया था, तो उस दिन हमारा लाल कुआं रेलवे स्टेशन भी उसमें से एक था।
आज आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक चिन्ह के रूप में जो वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेनें रेल नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं। अब इस ट्रेन की मांग अन्य देश भी कर रहे हैं। आज दुनिया हमारे इस ट्रेन के मॉडल को देख रही है, जो हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। भाइयों बहनों, शीघ्र ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का जो स्वप्न है, चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, जल्दी ही वो पूरा हो जाएगा। काफ़ी सारे ब्रेक थ्रू हो चुके हैं। सफलतापूर्वक रेल लाइन बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर भी सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और जल्दी ही इसमें भी काम शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से ट्रेन हमारी अब उन दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचेगी जहां के बारे में कभी एक स्वप्न जैसा होता था। मैं आपको सच बताऊं तो पहाड़ के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे स्थान ऐसे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन भर सामने कभी ट्रेन नहीं देखी थी। उन सभी के लिए ये स्वप्न उनका पूरा होगा। उनके पास, उनके घर के पास, उनके स्थान के पास तक ट्रेन पहुंचेगी। मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है, क्योंकि हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं और उस दिशा में हमको सफलता भी प्राप्त हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार धाम से उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे सेक्टर में देवभूमि उत्तराखंड देश के प्रमुख राज्यों में हमारा स्थान आ रहा है। चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो या उत्तराखंड की जो सकल घरेलू उत्पाद GSDP बढ़नी हो, उसमें भी 1.3% की बढ़ोतरी हुई है। बेरोजगारी दर हमारी 4% से ज़्यादा कम हुई है। आज हम नए नए इनोवेशन के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में हमारे नए नए युवा उद्यमी बन रहे हैं। स्टार्टअप में जहां हम अचीवर्स की श्रेणी में थे, अब हम अचीवर्स की श्रेणी से लीडर्स की श्रेणी में आ रहे हैं और निवेश करने वालों राज्यों में भी हमारा नाम आज देश के प्रमुख राज्यों में आ रहा है। किसी न किसी, अभी स्वच्छता में जो देश के प्रमुख शहर 75 शहरों का जो भारत सरकार ने चयन किया था, उसमें से मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 शहर हमारे उत्तराखंड के हैं। इस प्रकार से आज हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं कुछ प्रकृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे काम अभी और आगे करने हैं। वंदे भारत ट्रेनें भी हमारे लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में जहाँ राजधानी देहरादून से चल रही हैं, निकट भविष्य में हमारा प्रयास होगा, जैसा आदरणीय भट्ट जी ने अभी बताया कि 3 ट्रेनें यहाँ से चल रही है। आज अच्छी सुविधा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काशी है, हमारा अयोध्या है और भी जो देश के प्रमुख शहर हैं जहाँ से सर्वाधिक आवागमन हमारा होता है, तराई क्षेत्र के लोगों का हो या हमारे सेना में जो लोग सेवा दे रहे हैं उनको अपने परिवारों तक आना है, उन सभी के लिए जो बेहतर विकल्प हो सकते हैं हम उससे निश्चित रूप से ज़रूर। अभी ये रेखा जी भी बैठी हैं, इनसे भी मैं कहूँगा कि रेखा जी एक थोड़ा सा और अच्छा सा जो है एक सर्वे करवाकर या लोगों से और अच्छी जानकारी यहाँ से लेकर जो अन्य शहर हैं जहाँ से हम अच्छी और ट्रेनों का, नई ट्रेनें जो वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं, जब उनकी संख्या आगे बढ़ेगी तो एक बेहतर विकल्प के रूप में हमको हल्द्वानी, लाल कुआं और हमारा सीमांत क्षेत्र जो माँ पूर्णागिरी का धाम है टनकपुर, वहाँ के लिए भी निश्चित रूप से इन विकल्पों पर हमको विचार करना होगा। मैं आपके माध्यम से भी माननीय सांसद जी इसके लिए लगातार बातों को भारत सरकार में उठाते रहे हैं पहले से भी और आगे भी, क्योंकि हमारे समन्वय के रूप में ये लगातार वहाँ पहले भी काम करते रहे हैं और आगे भी इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम अपना ये संकल्प कि देश का हम श्रेष्ठ राज्य बने, जरूर हम पूरा करेंगे। इसमें हम सफल होंगे।
इसी विश्वास के साथ कि पुनः देवभूमि की जो 1.25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए आप सबको पुनः शुभकामनाएं देते हुए, बहुत जल्दी दीपावली का त्यौहार है। दीपावली है, धनतेरस है, भैया दूज है, छठ पूजा है, अनेक अनेक त्यौहार आ रहे हैं। उन सभी त्योहारों की भी मैं आप सबको शुभकामनाएं करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी देर शाम बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने धाम में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से यात्रा को लेकर भी फीडबैक लिया। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने ऋतु खंडूरी को भगवान बद्री का विशाल भी भेंट किया है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों तीर्थ यात्रा एक बार फिर से जबरदस्त रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीपुरी के खुशगवार मौसम में इन दिनों देश के कोने कोने से अति विशिष्ट अतिथियों का आगमन हो रहा है। साथ ही तीर्थयात्रियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही तृप्तकुंड में पवित्र स्नान के बाद सिंहद्वार पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी हुई नजर आ रही है। बता दें कि अब तक करीब 11,70,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। रुड़की के कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र में खनन कारोबारी के बेटे पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि खनन कारोबारी के बेटे ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन इस दौरान एक राहगीर युवक को गोली लग गई, जिसके कारण वो घायल भी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसे हायर सेंटर के लिए फिर रेफर कर दिया गया है। अभी एक पेशेंट आया था हमारे पास, वरीस नाम का, लंडोरा का रहने वाला है। नगला मूर्ति में सुना है कि गोली लगी है। अभी प्राथमिक उपचार देकर उसको हमने रेफर कर दिया। क्या स्थिति है सर पेशेंट की? अभी गंभीर है स्थिति, इसलिए हमने 108 के द्वारा है, प्राइवेट गाड़ी से आए? खुद ही लेके आए थे उसके परिजन। अभी 108 से तो नहीं, यही हमने थाने में। लोहाघाट ब्लॉक के सीमान डुगरा बोरा क्षेत्र के 2 युवकों दीपक सिंह और ध्रुव सिंह ने पहले नवरात्र को क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थस्थल गढ़ मुक्तेश्वर से केदारनाथ की कठिन पैदल यात्रा शुरू की। 8 दिन की कठिन पैदल यात्रा के बाद दोनों युवक केदारनाथ में पहुंच गए, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। दर्शन के बाद दोनों युवा वापस पैदल लोहाघाट के लिए रवाना हो गए। रविवार सुबह 18वें दिन दोनों युवा वापस लोहाघाट पहुंच गए। लोहाघाट पहुंचने पर दोनों युवकों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र से पहली बार केदारनाथ के लिए 2 हमारे भक्तों ने, ध्रुव और दीपक, हरीश और दीपक, इन्होंने पैदल यात्रा यहाँ से प्रथम नवरात्रि के दिन लोहाघाट से अपने गंतव्य से प्रारंभ की और 18 दिन की विषम परिस्थितियों में यात्रा करके आज सकुशल हमारे अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना लेकर यहाँ से केदार बाबा के धाम पे पहुंचे हैं। इनकी यह यात्रा हमारे पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल भी है और एक आशीर्वाद के रूप में केदारनाथ का आशीर्वाद हमारे बीच में आया है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि ये आज हमारे बीच में यह यात्रा पूर्ण करके पहुंचे। 2 युवाओं ने केदारनाथ की जो पैदल यात्रा करके आज इस यात्रा को पूर्ण करके लोहाघाट ऋषेश्वर महादेव मंदिर में ये सब पहुँचे हैं। हम सब इन सब का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, इनको साधुवाद देते हैं कि जिस सनातनी परंपरा को बनाए रखने के लिए इन्होंने यह बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों में यह यात्रा पूरी करी है। अवश्य ही इस यात्रा के पूर्ण होने से हमारे क्षेत्र में जन जागृति आएगी और सनातन के प्रति लोगों में पुनः एक नई सजग का प्रभाव होगा। तो क्षेत्र में बहुत ही उत्सुक हैं, सभी लोग बहुत ही उत्सुक हैं और इनके दर्शन करने मात्र से ही हम लोग ये अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें बाबा केदारनाथ के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। पूरे क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल है और सभी लोग इनके स्वागत के लिए तैयार हैं और बहुत जल्दी कल इनके स्वागतार्थ एक भंडारे का कार्यक्रम वहाँ पर किया जा रहा है और सभी लोगों को
उत्तराखंड सरकार का दावा है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पौड़ी में ज्यादातर जिला पंचायत सदस्य सबूतों के साथ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन जांच आज तक भी नहीं हो सकी है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले बीते 2 सालों से त्रैमासिक बैठक न होने से नाराज जिला पंचायत सदस्यों का धरना जारी है। जिला पंचायत कार्यालय के सामने तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। आक्रोशित सदस्यों ने विरोध स्वरूप अपना मुंडन करवाया। साथ ही जिला पंचायत कार्यालय के वरीय अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जिला पंचायत बोर्ड ही जब नकारा है, यहाँ पे जितने भी हमारे एएमई हैं, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, सबके सब भ्रष्ट लोगों के लिए ही भ्रष्ट लोगों की यहाँ पेमेंटें हो रही हैं। किसी भी जेन्युइन आदमी की यहाँ पेमेंटें नहीं हो रही हैं। अभी भी आप चेक कर लें, 6 करोड़ की पेमेंट किसकी हुई, 13 करोड़ की पेमेंट किसकी हुई है। यहाँ पे जिला पंचायत के दलालों की पेमेंटें होती हैं। जितने भी लोग दलाल क्या हैं, इनकी पेमेंटें यहाँ पे होती हैं, बाकी किसी की पेमेंटें यहाँ पे नहीं होती। पौड़ी जिला पंचायत सदस्यों का आरोप है कि त्रैमासिक बैठक नहीं होने के कारण वो क्षेत्र की समस्याओं को सदन के सामने नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। वहीं क्षेत्र में किए गए कार्यों का भुगतान भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। कई समय से अपनी मांगे उठाता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पे, और जिला पंचायत के हर सदन में मैंने अपनी ये मांगे रखी है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार की अनियमितताएं यहाँ जिला पंचायत के अंदर है, ये खत्म होनी चाहिए। इसको लेकर हम कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, और आज बड़ा सौभाग्य ये है कि आज 11-12 लोग जो सदस्य हैं जिला पंचायत सदस्य वो मेरे साथ में हैं, और हम सब लोग शामिल होकर आज इस आंदोलन को कर रहे हैं। और जो हमारी मुख्य मांगे थी, एक तो ये त्रैमासिक बैठक जो होती थी वो बहुत लंबे समय से हुई नहीं, जिसमें कि बजट की स्वीकृति होती थी, सबको बताया जाता था कि किस प्रकार से हम लोग अपने क्षेत्रों में कार्य करेंगे, लेकिन बहुत समय से वो सारी चीज़ें धीमी पड़ी हुई हैं। और अध्यक्ष जी को कई बार हमने चेताने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अनदेखी हम लोगों की है। इस कारण से हम लोगों को धरने पे बैठने के लिए फिर से मजबूर होना पड़ा। जिला पंचायत सदस्यों ने कहा, यदि जल्द उनकी 6 सूत्री मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला पंचायत सदस्य उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने जिला पंचायत विभाग में राज्य सरकार से प्राप्त बजट को व्यय करने में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए जल्द मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। लिखित में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने हमको 15 तारीख से पहले सारी समस्याओं के हल के लिए एक आश्वासन लिखित रूप में हमको दिया था, जो कि जो कतई है अभी तक मतलब उस पर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और इसके पश्चात हम लोग जैसे आज हम लोगों ने मुंडन कार्यक्रम किया है, जितने भी सारे दलाल जिन्होंने इस जिला पंचायत को हाईजैक किया हुआ है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इतिहास में पहली बार पौड़ी जिला पंचायत में इस प्रकार का धरना प्रदर्शन और विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई सदन चले, हो सकता था अच्छे से वो सदन चले, इसलिए इस प्रकार की गर्माहट हुई नहीं। लेकिन इस बार जो आप देख रहे हैं कि मुंडन कार्यक्रम हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन हो रहा है, यहाँ तक कि अमरण अनशन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से खदेड़ा नहीं जाता है, तो हम जब तक हम अमरण अनशन तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग निरंतर इस तरह। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम का दावा करती है। इधर पौड़ी में ज्यादातर जिला पंचायत सदस्य वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर जांच क्यों नहीं की जा रही है, वो बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।